कल्याणपुर मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक खूबसूरत गांव है। लेकिन इस गांव में छिपे थे कुछ ऐसे भयानक रहस्य जिन्होंने उस सदी में निवास करने वाले साहसी लोगों के दिल में भी एक खौफ पैदा कर रखा था। आज तो बहुत दिनों के बाद मित्रों से मिलना हो रहा है। बहुत आनंद आएगा। अरे केशव, कहां जा रहा है इस समय? पिताजी, मेरे मित्रों से इतने दिनों बाद मिलना हो रहा है। वे सुबह होने पर वापस नगर चले जाएंगे। अरे तुझे पता नहीं क्या, आज शनिवार की रात है। आज के दिन निशिमोलो गांव में घूमते हैं। पिताजी, चाहे निशिमोलो आए या नरकासुर, मुझे आज मेरे मित्रों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही तुम्हें उनके कदमों की आहट सुनाई दे और उनका वह मंत्र जिसे वे दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें बिना देखे किसी ऐसी जगह छिप जाना जहां से न वे तुम्हें देख सके और न तुम उन्हें। और जब तक उनकी आवाज आना बंद ना हो जाए, उनके सामने मत आना। वे 4 भयानक आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए होते हैं। अगर कोई उन्हें देख ले तो वह जिंदा नहीं बचता। मुझे पता है पिताजी, अब मैं चलता हूं। यह कहकर केशव घर से निकल गया, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। निशिमोलो आ जाएंगे और साथ ले जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारे गांव के लोग अभी भी दूसरी सदी में जी रहे हैं। वह तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसे जंगल की तरफ एक छोटा रास्ता नजर आया। यहां से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। यहीं से आगे बढ़ता हूं। बिना ज्यादा सोचे वह जंगल के अंदर बने उस छोटे रास्ते पर आगे बढ़ गया। तभी उसे भारी कदमों की आहटों के साथ कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। इन आहटों और आवाजों को सुनकर वह एकदम से चौंक पड़ा और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। वह जल्दी से झाड़ियों की तरफ भागा और उनमें छिपकर बैठ गया। वह झाड़ियों के अंदर बैठा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वह आवाजें अब और ज्यादा साफ होने लगी थी। उसे यकीन था कि अब वे लोग उसके करीब ही आ रहे हैं। उसने धीरे धीरे छिपकर अपनी एक आंख से उनको देखा और वह हैरान रह गया। केशव पूरी तरह से झाड़ियों में छिप गया और कुछ देर अपनी सांस तक रोककर वहीं छिपा रहा। फिर उसने धीरे से झांक कर देखा तो अब वे लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह वहां से निकला और दोनों तरफ देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसे फिर से वही आवाजें अपने ठीक पीछे से सुनाई देने लगी। उसने एक झटके से पलट कर देखा तो वे चारों ताबूत वाले शख्स ठीक उसके पीछे खड़े थे। इस तरफ जब देर रात भी केशव वापस नहीं लौटा तो उसके पिताजी को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने गांव के एक आदमी मुकेश को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हुए। काफी देर बाद एक बरगद के पेड़ के पास जाकर उनके कदम रुक गए और आंखें खौफ से फट पड़ी। उन्होंने केशव को रहस्यमयी परिस्थिति में पाया। उसके चेहरे पर डर और आंखों में खौफ ऐसा नजर आ रहा था जैसे उसने हादसे से पहले बहुत ही भयानक मंजर देखा हो। केशव, अंधेरा जंगल, सुनसान रास्ता, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और कोहरा। निशा उनके बीच अकेली खड़ी थी। कोई है क्या? यहाँ कोई है? उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके सवाल का कोई जवाब तो उसे नहीं मिला, लेकिन कुछ टपकने की टप-टप की आवाज अब उसे बराबर आ रही थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कौन लाया है मुझे यहाँ पर? वह खुद को वहां पाकर बहुत परेशान थी। तभी उसने देखा कि कोई चीज उड़ती हुई उसी की तरफ आ रही है। वह उसे हैरानी से देखने लगी। पास आने पर पता चला कि वह कोई विशालकाय भयानक पक्षी था। बचाओ! बचाओ! निशा उससे बुरी तरह डरकर भागने लगी और वह उसका पीछा कर रहा था। निशा ने पीछे पलटकर देखा तो वह उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी निशा एक पेड़ से टकराई। उसने देखा कि उस पेड़ से हरे रंग का पानी टपक कर नीचे गिर रहा था।
निशा उस हरे पानी को गौर से देख रही थी। तभी अरे ओ निशा, उठ जा यार, कब तक सोएगी? निशा आंखें मलते हुए नींद से जागी। उसने देखा कि सुबह के 9 बजे बज चुके थे। ओह शिट, हम तो लेट हो गए। तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? निशा अपनी एक पार्टनर पूर्वी के साथ दिल्ली में रह रही थी, जहां वह एक लैब में काम किया करती थी। दोनों ने साथ नाश्ता किया और फिर तैयार होकर अपनी लैब के लिए निकल गईं। तेरा ऑमलेट खाकर मेरा पेट खराब हो चुका है। रोजाना कच्चा ही बना कर देती है। शुक्र मना कि कच्चा भी खाने को मिल तो रहा है। तेरे भरोसे रहेंगे तो वो भी नहीं मिलने वाला। सुबह 9 बजे उठती है। वे दोनों लैब में पहुंची और वहां जाते ही ईशिता के पास प्रोफेसर शुभम की कॉल आई। तुम दोनों ने इस बार बहुत समय ले लिया है। जो एंटीडोट बनाने का काम तुम्हें दिया था वो पूरा करोगे या नहीं? प्रोफेसर साहब, बस ये समझ लीजिए कि काम होने ही वाला है। आप हमें 3 दिन का समय और दीजिए। तो इतने दिनों से प्रोफेसर को घुमा रही है, आखिर तो ये एंटीडोट तैयार करेगी कैसे? यह सुनकर पूर्वी ने एक किताब निकाली। यार देख ये किताब, इसमें बहुत से ऐसे लिक्विड के बारे में लिखा है जिनकी कहानी पुरानी दंत कथाओं और लोक कथाओं से जुड़ी है। तो कहना क्या चाहती है? मुझे इस किताब में एक बहुत ही अनोखे लिक्विड के बारे में पता चला है, जिसे मृत्युंजय अमृत कहते हैं। हम उस लिक्विड का टेस्ट करेंगे और अगर वो हमारे काम का निकला तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मृत्युंजय अमृत? देख, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये सब बातें बकवास होती हैं। अरे देख तो सही, इस पेड़ से हर पूर्णमासी की रात ये हरा लिक्विड टपकता है। तभी निशा ने देखा कि उस पन्ने पर किसी मृत्युंजय अमृत के बारे में लिखा था और उसमें ठीक वही पेड़ दिखाया गया था जो वह रोजाना अपने सपने में देखा करती थी। मतलब उस हरे पानी की बात ही इस किताब में लिखी थी। क्यों, हिला डाला ना? है ना इंटरेस्टिंग? निशा ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया। तो हम दोनों कल ही कल्याणपुर गांव के लिए निकलते हैं। ये दोनों अगली सुबह ही बस से कल्याणपुर के लिए निकल गईं। वैसे एक बात बता, तुम मेरे साथ वहां जाने के लिए एक ही बार में कैसे राजी हो गई? निशा ने सच को छिपाते हुए कहा, ऐसी अनोखी चीज देखने के बाद भला कौन होगा जो इसको देखना नहीं चाहेगा? ओहो, ये हुई ना बात। मैंने तुझे पार्टनर बनाकर कोई गलती नहीं की। ये दोनों 5 घंटे के सफर के बाद एक जगह उतरी। इनके ठीक सामने एक बड़ा सा गेट था जिस पर नाम लिखा था कल्याणपुर। पूर्वी और निशा ने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा तो अचानक से मौसम बदल गया। सूरज मानो बादलों के पीछे छिप गया और एक हवा अपने साथ आंधी ले आई। अरे वाह, गांव का मौसम तो बहुत ठंडा है। इधर गांव के लोग भी अचानक बदलते मौसम को देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या, अभी तक तो काफी गर्मी थी, ये अचानक आंधी कहां से आ गई? मुखिया जी, लगता है बारिश भी जरूर आएगी। इधर निशा और पूर्वी दोनों ही गांव की तरफ बढ़ रही थीं। यार ये गांव के लोग ठीक तो होंगे ना? गांव के लोग तो ठीक ही होते हैं, अजीब तो हम शहर वाले होते हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल पते की कही। पूर्वी और निशा दोनों गांव के चौक पर पहुंची। वहां एक कुआं भी था और वहीं मुखिया भी एक आदमी के साथ खड़ा था। अरे बच्चियों, तुम दोनों कौन हो? नमस्ते जी, मेरा नाम पूर्वी है और ये है मेरी दोस्त निशा। हमारे गांव में किस वजह से आना हुआ? वो असल में अंकल, हम लोगों को अपनी स्टडी के लिए 5 गांव के बारे में लिखना है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसके बाद और 4 गांव में जाएंगे। ओह अच्छा, फिर तो ठीक है बच्चों, हम तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। क्या हमें यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कोई घर मिलेगा किराए पर? अरे बच्चों, तुमको किराए के घर की क्या जरूरत है? तुम दोनों जब तक चाहो मेरे ही घर में रह सकती हो। ठाकुराइन वैसे भी लड़कियों से बहुत प्यार करती है। जी शुक्रिया अंकल। मुखिया पूर्वी और निशा को अपने घर ले आया।
तभी घर के मंदिर में जल रहा दीपक बुझ गया। अजी, सुनती हो? ठाकुराइन? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ओ जी, ये प्यारी प्यारी बच्चियां कौन हैं? ये दोनों शहर से अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आई हैं। हमारे गांव के बारे में लिखना चाहती हैं। वो क्या होता है रे? वो रिसर्च करने आई हैं। तभी वहां पर एक और लड़का आया। क्या कहा? हमारे गांव पर रिसर्च? पूर्वी और निशा ने उसे देखा। भला हमारे बेवकूफ गांव में आपको क्या मिल सकता है? यह सुनकर पूर्वी और निशा हैरान रह गईं। चुप करो करण, ऐसे कोई अपने गांव में बोलता है क्या? ये मेरा बेटा है करण। बेटा करण, जरा इन दोनों को वो खाली कमरा दिखा दो जो तुम्हारे कमरे के बराबर में है। ठीक है पिताजी, आओ देवियों। करण गलियारे से होते हुए उन्हें कमरा दिखाने ले जाने लगा। इसी समय गांव के मंदिर में बैठा पुजारी भगवान की आरती कर रहा था। तभी अचानक से दिया बुझ गया। ये संकेत तो ठीक नजर नहीं आ रहे। हे प्रभु, रक्षा करना। वैसे आप लोगों को रिसर्च करने के लिए यही गांव मिला था? हम लोगों को 5 गांवों के बारे में लिखना है, तो इसलिए जो भी गांव पास दिखा चले आए। इसके बाद और किसी गांव में जाएंगे। वैसे यहाँ कुछ ऐसा है जो रहस्यमयी या ऐतिहासिक हो? है ना, एक राजमहल। राजमहल यहाँ? हाँ, 400 साल पहले जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनका महल। वैसे करण, क्या तुम हमें उस महल में लेकर चलोगे? हाँ, तुम लोग जाना चाहोगी तो जरूर। तो ठीक है, रात को जब सब सो जाएंगे तो हमें वहां ले चलना। रात के समय? तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम तो चलने के लिए तैयार हैं। तुम्हें डर लग रहा है तो बताओ। मेरा गांव है ये, मुझे क्यों डर लगेगा? ठीक है, ले चलूंगा, लेकिन पिताजी को और माँ को पता नहीं चलना चाहिए। ग्रेट! तो बताओ किस समय आ रहे हो? 12 बजे तक पिताजी और माँ दोनों सो जाएंगे। मैं उसी समय तुम लोगों को ले आऊंगा। यह कहकर करण उन्हें कमरे में छोड़कर वहां से चला गया। करीब 12 बजे जब मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे, तो करण कमरे से निकला और निशा और पूर्वी के कमरे में चला गया। तुम लोग तैयार हो? हाँ, चलो, हम तो तैयार हैं। करण इनको लेकर घर से निकला। उफ, तुम्हारे गांव में हवा इतनी ज्यादा चलती है क्या? रोज तो नहीं चलती, लेकिन शहर की 2 लड़कियों के साथ लगता है उनके शहर का प्रदूषण भी आंधी के रूप में साथ आ गया। कुछ देर चलने के बाद ये तीनों एक बड़े से राजमहल के सामने खड़े थे, जिसे देखकर निशा को कुछ याद आने लगा। ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। ये है राजा वर्मा का राजमहल। हमें खिड़की से अंदर जाना पड़ेगा। इसका दरवाजा सालों से जाम है। ये तीनों एक खिड़की के रास्ते राजमहल में पहुंचे और वहां की हर एक चीज निशा को जानी पहचानी लग रही थी। इस तरफ गांव में आंधी का बहाव बढ़ने लगा था। सभी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। गांव के सभी लोगों के दिलों में खौफ उतर आया। उसी समय मुखिया के कमरे में गांव का पुजारी हड़बड़ाता हुआ पहुंचा। मुखिया जी, उठिए। क्या हुआ पुजारी जी, इतनी रात में? गांव में निशी मोलो की आवाज गूंज रही है। सब बहुत डरे हुए हैं। पुजारी जी, ये कैसे हो सकता है? निशी मोनो यहां कैसे आ सकते हैं? वे तो कई सालों पहले सो गए थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वे जाग उठे हैं। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में जाग चुके थे और डरे बैठे थे। यह आवाज सभी के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। निशा, पूर्वी और करण तीनों इस बात से बेखबर राजमहल में घूम रहे थे। उसी समय गांव के 2 आदमी राजू और हरिया जंगल की सरहद पर बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। अरे राजू यार, चल घर चलते हैं, अब बहुत समय हो गया। ओहो, अब तू हार रहा है तो घर चलते हैं?
अरे चुपचाप पूरी बाजी खेल, इससे पहले तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर हरिया फिर से उसके साथ पत्ते बांटने लगा। उन दोनों को ये आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने देखा कि सामने से 4 आदमी अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए मंत्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। राजू और हरिया इससे पहले कुछ करते, वे चारों आकर उनके सामने रुक गए। वे चारों अपनी लाल चमकती आंखों से राजू और हरिया को घूर रहे थे। इधर पूर्वी, निशा और करण को एक दरवाजा खुलने की तेज आवाज सुनाई दी और वे चौंक पड़े। न जाने उस दरवाजे से कौन निकला जिसे देखकर ये तीनों चौंक पड़े। वहीं राजू और हरिया के सामने खड़े वे चारों शख्स जो कि निशिमोलो थे, उनके कंधों पर रखा ताबूत खुल गया और उसके खुलते ही राजू और हरिया की चीख पूरे गांव के लोगों ने सुनी, जिसे सुनकर सभी गांव के लोग डर गए। निशिमोलो आखिर कौन है? क्या है मृत्युंजय अमृत और क्या संबंध है निशा का इन सब से? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग में भी। हाय गाइस, मैं हूं द ग्रेव रिपोर्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।